हेलो डॉक्टर्स। तो इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। वन इज नेट्स, सेकंड इज एम्पेरिपोलाइसिस एंड थर्ड इज एंटोसिस। ओके, सो लेट्स बिगिन विद नेट्स। नेट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स एंड इट इज आल्सो नोन एज बेनिफिशियल सुसाइड। नेट्स को बेनिफिशियल सुसाइड क्यों कहते हैं, जब हम इसका मैकेनिज्म आपको समझाएंगे तब हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। और हम साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसको न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स क्यों कहते हैं, ठीक है। इसके मैकेनिज्म से हम आपको इस बात का मतलब बताएंगे, ठीक है। तो नेट्स होता क्या है बेसिकली? तो नेट्स बेसिकली एक तरह की किलिंग है। किस टाइप की किलिंग है समझिएगा। सपोज करिए ये आपका कोई टिश्यू है, ठीक है। तो ये क्या है? आपका कोई टिश्यू है। अब इस टिश्यू में मान लीजिए पैथोजेंस की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? पैथोजेंस की एंट्री होती है। और इन पैथोजेंस को किल करने के लिए आपको पता है आपके टिश्यू के अंदर क्या होती हैं? फेगोसाइट्स होती हैं। फेगोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज होती हैं और क्या होती हैं? मैक्रोफेजेस होती हैं। डब्ल्यूबीसीज एंड मैक्रोफेजेस होती हैं। अब सपोज करिए कि ये जो पैथोजेंस एंटर किए हैं इनका अमाउंट बहुत ज्यादा है। इनका अमाउंट क्या है? बहुत ज्यादा है। यानी जो इन्फेक्शन है वो कैसा है? बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन है, जैसा कि हमें सेप्सिस के केस में देखने को मिलता है। तो अगर सीवियर इन्फेक्शन है, पैथोजन का बहुत अमाउंट बहुत ज्यादा है और ये जो फेगोसाइट्स हैं ये इन पैथोजेंस को एलिमिनेट करने में सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में जो हमारी जो ये डब्ल्यूबीसी है इसका एक सब टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं। ये अपनी उन शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं जो इन्होंने अब तक हाइड करके रखी हुई थी। तो जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो एक एक्स्ट्रा रोल प्ले में आती हैं। कैसे रोल प्ले करती हैं? सपोज करिए कि इस एनवायरनमेंट में क्या था? बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पैथोजेंस वगैरह थे। क्या थे? बहुत ज्यादा बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ या यीस्ट, मतलब कहने का मतलब ये है माइक्रोब्स थे जो डिसीज कॉज करने वाले हैं। अब इनके पास ये न्यूट्रोफिल आएगी। ये न्यूट्रोफिल क्या करेगी? इस न्यूट्रोफिल के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियर क्रोमेटिन है। क्या है? न्यूक्लियर क्रोमेटिन है। तो ये न्यूट्रोफिल क्या करेगी? अपने इस न्यूक्लियस को न्यूक्लियर क्रोमेटिन के साथ साथ किसके ऊपर फेंक देगी? इन माइक्रोब्स के ऊपर डाल देगी। बिल्कुल ऐसे समझिए कि ये पैथोजेंस थे और इन पैथोजेंस के ऊपर आके एक जाल डाल दिया। वो जाल क्या है? वो जाल न्यूक्लियर क्रोमेटिन है। क्या है? न्यूक्लियर क्रोमेटिन है, जो किसके अंदर प्रेजेंट है? इस न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा होता है ना कि बंदर जो मंकीज वगैरह को पकड़ने के लिए उनके ऊपर जाल डाल दिया जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे क्या है? इस एनवायरनमेंट में क्या थे? बहुत सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और यीस्ट, बहुत सारे माइक्रोब्स थे। तो उनको किल करने के लिए क्या किया? इस न्यूट्रोफिल ने अपने न्यूक्लियस को इन पैथोजेंस के ऊपर डाल दिया। और इसके न्यूक्लियस में, इस न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस में क्या था? क्रोमेटिन नेटवर्क था। क्या था? क्रोमेटिन नेटवर्क था या फिर न्यूक्लियर क्रोमेटिन था। तो वो जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन था वो इन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यीस्ट या फिर अदर माइक्रोब्स के ऊपर इस तरीके का क्या होता है? जाल के फॉर्म में बिछ जाता है। और फिर ये क्या करता है? ये जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है ये इन जो पैथोजेंस हैं उनको क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर आप कह दीजिए एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। उनको खत्म कर देता है। अब देखो होता क्या है, इस न्यूट्रोफिल के अंदर से न्यूक्लियस चला गया। न्यूक्लियस तो उन्होंने अपनी बॉडी से निकाल के बाहर फेंक दिया ना, अपनी सेल से बाहर निकाल के बाहर फेंक दिया। तो ये जो न्यूट्रोफिल होगी अब ये कैसी होगी? विदाउट न्यूक्लियस। और विदाउट न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल सर्वाइव नहीं कर पाती। तो ये न्यूक्लियस जो न्यूट्रोफिल है ये क्या हो जाएगी? डाई हो जाएगी, मतलब मर जाएगी। तो यहां आपने देखा कि यहां न्यूट्रोफिल ने क्या किया? अपनी क्या दी? कुर्बानी दी, ठीक है। लेकिन ये कुर्बानी जो थी वो कैसी थी? बेनिफिशियल थी, क्योंकि इस कुर्बानी की हेल्प से, इसकी हेल्प से क्या हुआ? हमें बहुत सारे पैथोजन, बैक्टीरिया और यीस्ट से क्या मिला? प्रोटेक्शन मिला। तो इस तरह की जो सोसाइटी को बोलते हैं हम बेनिफिशियल सोसाइटी। तो ये क्या थी? एक तरह की बेनिफिशियल सोसाइटी थी। इसको हमने क्या बोला था? न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप। न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप क्यों बोला था? क्योंकि न्यूट्रोफिल ने क्या किया था? अपने न्यूक्लियस को एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल से बाहर फेंका और ट्रैप किया। किसको ट्रैप किया? पैथोजेंस को ट्रैप किया, ठीक है। बेनिफिशियल सोसाइटी क्यों कहा? क्योंकि जब न्यूट्रोफिल ने अपना न्यूक्लियस बाहर फेंक दिया पैथोजेंस को किल करने के लिए, तो विदाउट न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल सर्वाइव नहीं कर सकती, तो न्यूट्रोफिल की भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसलिए हमने इसको क्या बोला? बेनिफिशियल सोसाइटी बोला। तो अब एक बात आता है कि जो आपकी ये जो प्रोसेस है जिसको हम नेट्स बोल रहे हैं, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स, इसमें और फेगोसाइटोसिस में क्या डिफरेंस है? फेगोसाइटोसिस में क्या डिफरेंस है? तो जो फेगोसाइटोसिस था उसमें क्या होता था कि कोई भी जो पैथोजन होता था उसको अंदर इंजेस्ट किया जाता था और अंदर इंजेस्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। लेकिन नेट्स में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस को बाहर फेंका जा रहा है। किसके ऊपर? पैथोजन के ऊपर, ठीक है। तो जो नेट्स है वो एक तरह की एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग है। एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग है, यानी यहां इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस को बाहर फेंका जाता है,
न्यूक्लियस को बाहर भेजा जाता है मारने के लिए। लेकिन फेगोसाइटोसिस क्या है, इंट्रासेलुलर किलिंग है। उसमें जो भी आपका पैथोजन होता है उसको अंदर बुलाया जाता है मारने के लिए, अंदर उसको इंजेस्ट किया कर लिया जाता है, बंद कर लिया जाता है अपने कमरे में और फिर उसको किल कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां आप इसको देख भी सकते हैं, ये रॉबिन्स का एक डायग्राम है जिसमें इसको दिखाया गया है। तो रॉबिन्स का डायग्राम है ये। इसमें आप अगर इस सेल को एनालाइज कर पा रहे हो, मैं पेन चेंज करके आपको थोड़ा दिखाता हूं। ये जो सेल है, ये सेल बेसिकली क्या है, आपकी न्यूट्रोफिल है। क्या है? न्यूट्रोफिल है। अब इस न्यूट्रोफिल में जो ग्रीन वाला पार्ट है और एक आपको ये ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा होगा, तो ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है इसमें, ये इसका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। ब्लैक से ड्रॉ करूं तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। मिनट। तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। तो यहां आप देख रहे होंगे कि जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर है। न्यूक्लियस है क्या है, सेल के अंदर है। ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे वाले डायग्राम में देखें तो यहां इस सेल के अंदर अब न्यूक्लियस नहीं दिख रहा, या इस सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं दिख रहा, क्योंकि इन सेल्स ने अपने जो न्यूक्लियस था उसको बाहर फेंक दिया। क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया, क्योंकि इस सराउंडिंग में क्या थे, पैथोजेंस थे, बहुत सारे क्या थे, पैथोजेंस थे। तो उन पैथोजन को किल करने के लिए इन न्यूट्रोफिल्स ने क्या किया, अपना न्यूक्लियस बाहर भेज दिया। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में एक अमीनो एसिड हेल्प करती है जिसको हम आर्जिनिन बोलते हैं। ठीक है। ये नीट पीजी में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कौन सी अमीनो एसिड जो होती है वो नेट्स में हेल्प करती है, दैट इज आर्जिनिन। अच्छा, इस प्रोसेस की कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इस प्रोसेस का फायदा तो है, लेकिन इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी अराइज होती हैं। वो कॉम्प्लिकेशन क्यों अराइज होती है ये समझिएगा। जैसे आप जानते हैं कि इस न्यूट्रोफिल ने अपना न्यूक्लियस बाहर फेंक दिया, तो जब ये न्यूक्लियस बाहर आया तो इसके साथ साथ क्या था, जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन था, न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो था या क्रोमेटिन नेटवर्क था, या जो डीएनए वगैरह था वो भी बाहर आया। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस बाहर आएगा तो उसके अंदर का जो डीएनए होगा वो भी बाहर आएगा। जब वो बाहर आएगा तो उसमें एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे, या वो एज अ एंटीजन वर्क करेगा उस पर्सन की बॉडी के लिए। क्योंकि अब तक जो न्यूक्लियस था वो कहां रहता था, सेल के अंदर रहता था, या जो डीएनए था वो कहां रहता था, सेल के अंदर, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर। वो कभी बाहर के एनवायरमेंट में तो आया नहीं है। ये पहली बार हो रहा है कि जो अंदर का डीएनए है वो बाहर के एनवायरमेंट में आ रहा है और एक्सपोज हो रहा है। तो ये एज अ एंटीजन वर्क करेगा बॉडी के लिए। तो बॉडी क्या करेगी, इन एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी, यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बनना चालू हो जाएंगी। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन इसमें ये होती है कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। और ये एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जब फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है तो जिससे क्या होता है, हमें ऑटो इम्यून डिसीज होती है, जिसको हम एसएलई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएलई। ठीक है। तो ये तो था हमारा नेट्स के बारे में। अब हम सेकंड टॉपिक पे आएंगे, दैट इज एम्पेरीपोलेसिस। दैट इज एम्पेरीपोलेसिस। एम्पेरीपोलेसिस क्या होता है उसको समझने से पहले आप ये जानिए कि पेरीपोलेसिस क्या होता है। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक सेल है और ये सेल किसी दूसरी सेल से अटैच हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं पेरीपोलेसिस। क्या बोलते हैं? पेरीपोलेसिस। यानी एक सेल का दूसरी सेल से अटैच होना क्या कहलाता है? पेरीपोलेसिस कहलाता है। लेकिन हमें समझना है एम्पेरीपोलेसिस। एम्पेरीपोलेसिस क्या होता है? मान लीजिए ये एक बड़ी सेल है, बिग सेल है, और बिग सेल में भी कौन है? मैक्रोफेज। क्या है? मैक्रोफेज। ये बिग सेल क्या करती है, किसी स्मॉल सेल को अपने अंदर इनटेक कर लेती है। ठीक है। और अपने अंदर इनटेक कर देती है, लेकिन इसकी किलिंग नहीं करती, किलिंग नहीं करती, सिर्फ इनटेक करती है। तो ये क्या है? सेल विद इन सेल फिनोमिना है, जिसमें एक बड़ी सेल जो कि मैक्रोफेज है वो एक छोटी सेल को अपने अंदर इनटेक कर देती है, बस उसकी किलिंग नहीं करती। और ये सेल अंदर रिसाइड करती है और कुछ टाइम बाद जब इसको बाहर जाना होता है तो ये एग्जिट भी कर जाती है। और जब ये एग्जिट करती है तब इस सेल के अंदर किसी भी तरह के चेंजेस देखने को नहीं मिलते। ना तो इस सेल की मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज होता है, ना इस सेल की कोई फिजियोलॉजी में चेंज आता है। यानी एज इट इज, जैसे रिसीव की थी वैसे ही वैसे वापस कर दी। तो ये सेल विद इन सेल जो फिनोमेना है इसी को हम बोलते हैं एम्पेरीपोलेसिस। जब कोई बड़ी सेल जिसका नाम मैक्रोफेज है वो किसी छोटी सेल को अपने अंदर इंटेक कर लेगी, उसको अपने अंदर रखेगी और जरूरत पड़ने पर उसको बाहर एग्जिट कर देगी एज इट इज, विदाउट एनी चेंजिंग इन इट्स मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पेरीपोलेसिस बोलेंगे। एम्पेरीपोलेसिस आपको कहां देखने को मिलती है? ये सेल विद इन सेल फिनोमेना आपको कहां देखने को मिलता है? कुछ कंडीशंस में देखने को मिलता है जिनको हम मार्क बोलते हैं। मार्क में एम का मतलब होता है एमडीएस एंड एमपीएन, ए मतलब एआईएच, आर मतलब रोजाई डॉर्फन डिसीज एंड सीएलएल। ठीक है। तो इस केसेस में हमको देखने को मिलता है। एमडीएस का क्या मतलब होता है? इट इज माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। एमपीएन का क्या मतलब होता है? माइलो प्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म। एआईएच का क्या मतलब होता है? ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस।
एंड CLL का क्या मतलब होता है, क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। तो ये सारी वो डिसीजेज हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिनके केस में आपको एम्पेरिपोलोसिस देखने को मिल सकता है। एक और हमारा टॉपिक था दैट इज एंटोसिस। तो एंटोसिस और एम्पेरिपोलोसिस दोनों सेम है। अंतर क्या है, हमने एम्पेरिपोलोसिस जब समझाया था तो क्या बताया था आपको कि एक बिग सेल है, ये बिग सेल क्या करेगी, एक स्मॉल सेल को अपने अंदर क्या कर लेगी, इनटेक कर लेगी, और बट उसकी किलिंग नहीं करेगी। तो अगर बिग सेल वो मैक्रोफेज है, क्या है, मैक्रोफेज है, तो हम इसको बोलते हैं एम्पेरिपोलेसिस। क्या बोलते हैं, एम्पेरिपोलेसिस बोलता है। लेकिन ये बिग सेल अगर मैक्रोफेज ना होके कोई अदर सेल है, कोई भी अदर सेल है, तो इसको क्या हम बोलते हैं, एंटोसिस। क्या बोलते हैं, एंटोसिस। मान लीजिए ये कोई न्यूट्रोफिल थी और न्यूट्रोफिल ने कोई दूसरी सेल को अपने अंदर इनटेक कर लिया, उसकी किलिंग नहीं की और एज इट इज उसे बाहर फेंक दिया, तो ये इसको बोलेंगे एंटोसिस। लेकिन अगर ये बड़ी सेल कोई मैक्रोफेज है, क्या है, मैक्रोफेज है, तो बोलते हैं एम्पेरिपोलेसिस। क्या बोलते हैं, एम्पेरिपोलेसिस। ठीक है। सो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।